हेलो एवरीवन। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एट्रीब्यूट्स या फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, मतलब जो उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, मतलब अगर हम परचेज़ की एंट्री डाल रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग बनाने की। वो जो अकाउंटिंग डेटा हमने बनाया, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हमने बनाए, उसको बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन के करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की बात हो रही है। तो अब अगर देखा जाए तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए, या फिर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारे जो बिज़नेस है उसकी क्लियर पिक्चर हमें बता सके, क्लियर और ट्रू पिक्चर बता सके। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम डेटा में डाल रहे हैं, मतलब कोई ट्रांजेक्शन हमने ऐसे डाल दी जो हुई ही नहीं है एक्चुअल में, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स नहीं होने चाहिए। और अगर कोई ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट भी होने चाहिए। अगर मान लो कोई परचेज़ हमने की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि परचेज़ हमने की, लेकिन वो कितने रुपीज़ की हुई और वो किस मेथड से हुई, मतलब कैश से, बैंक से, क्रेडिट पे, क्या चीज़ है, ये भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी भी कुछ इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि हम बोले, अगर फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें, तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल, रिलायबिलिटी, ठीक है, एट्रीब्यूट्स में रिलायबिलिटी। तो जो फर्स्ट है हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, मतलब वो यकीन करने लायक होनी चाहिए, वो वेरीफाइबल होनी चाहिए, और फैक्ट बेस्ड, मतलब एक्चुअल होनी चाहिए चीज़, मतलब जिसके ऊपर भरोसा हो सके। लाइक अगर कोई ट्रांजेक्शन है, आपने कोई फिक्स एसेट दिखाया कि हाँ मेरे पास ये कार पड़ी है, तो आपके पास उस कार के डॉक्यूमेंट्स, आपने एंट्री तो कर दी, पर अगर आपके पास उस कार के डॉक्यूमेंट्स हैं और आप उस डॉक्यूमेंट से उसको मैच कर पा रहे हो कि हाँ ये कार परचेज हुई और मैंने एंट्री की है और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं कि हाँ इतने रुपीज़ की कार परचेज हुई, तो वो आपकी ट्रांजेक्शन जो है, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो रिलायबल होगी और कोई भी उसको बिलीव करेगा कि हाँ ये जो चीज़ इसने डाली है ये सही है, क्योंकि आपके पास प्रूफ करने के लिए रिकॉर्ड्स हैं। और उसी की तरह और भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे हमने कोई परचेज़ की, तो अगर आपके पास परचेज़ का इन्वॉइस पड़ा है, मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स जिनसे आपने एंट्री की, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हैं तो आप उनको ईजिली दे सकते हो, ईजिली वेरीफाई करवा सकते हो और किसी भी बंदे को विश्वास करवा सकते हो कि जो मैंने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, अकाउंटिंग बुक्स में जो एंट्रीज डाली हैं, जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए हैं, वो एकदम करेक्ट है। मैं उनको वेरीफाई कर सकता हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है मेरी वो रिलायबल है। जबकि बहुत सारे, मतलब और, लेकिन पर देखो अकाउंटिंग में भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक डेप्रिसिएशन होता है आपका, आप प्रोविजंस बनाते हो, वो सब चीज़ें आपकी जजमेंट बेस पर होती है। लाइक अगर डेप्रिसिएशन हमने बनाना है, तो जो डेप्रिसिएशन है वो यूज़फुल लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है असेट की। जैसे जो फॉर्मूला रहता है, डब्ल्यू भी अगर हम कर रहे हैं, एस जो भी कर रहे हैं, हम उसको, जैसे अगर एस है तो अगर 10 लाख का असेट है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स की अगर उसकी लाइफ है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 5 हम लोग करते हैं। तो अगर जो अमाउंट आता है हमारा, लाइक 10 लाख, मान लो 10 ईयर्स की लाइफ है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 हमने किया, तो 1 लाख रुपीज़ जो है हम उसको 10 ईयर्स तक डेप्रिशिएट करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो वो हमने कैसे निकाला, हमने यूज़फुल लाइफ जो 10 ईयर्स निकाली वो हमने एस्टिमेट की खुद के जजमेंट के बेसिस पर आप उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रूव नहीं कर सकते हो, एक तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि जजमेंट बेसिस पे है वो। वैसे ही लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो और जिन पे रिलायबल हैं, जो उन पे मतलब पूरा भरोसा किया जा सकता है बिना मतलब कुछ सोचे, क्योंकि आपके पास उसके फैक्ट्स, उसके मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं। तो उसी के साथ अब सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, रिलायबिलिटी इज द फर्स्ट पॉइंट जो एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड पॉइंट है, आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डाली, ठीक है, अब अगर किसी का बिजनेस है, किसी चीज़ का है, मान लो टाइल्स का बिजनेस है उसका, वो टाइल्स में ट्रेडिंग करता है। अब अगर आप उसके अंदर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में ये डिटेल डाल रहे हो कि रेड कलर का टाइल, वाइट कलर का टाइल, या फिर ओम लिखा हुआ टाइल, यस लिखा हुआ टाइल, या जो भी, तो ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा जो टाइल है वो कितने, मतलब कितना, अगर यूज़र्स के लिए आप डाल रहे हो तो आपको ये डालना पड़ेगा आपकी जो टाइल्स है वो कितना स्टॉक आपके पास पड़ा है, कितना स्टॉक चला गया आपके पास, और कितना आपने सेल परचेज़ किया था, कितने उसके खर्चे हैं उसके रिलेटेड, आपको ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। और वैसे ही अगर जैसे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप लिखते हो, जैसे इन्वेस्टमेंट है, आप इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट के साथ अगर आप जैसे डिबेंचर 12% इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हो, तो 12% इंटरेस्ट अगर आप मेंशन करते हो, तो जो इन्वेस्टर है
जो आपके अकाउंट में, आपके बिजनेस में पैसा लगाने वाला है, उसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज़फुल हो जाएंगी। मतलब उसे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, ये तो 12% इंटरेस्ट देते हैं। वो बुक्स उसके लिए यूज़फुल हो गई। हो सकता है वो किसी और के लिए यूज़फुल ना हो, मतलब अगर कोई बैंकर है तो उसको इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है, वो उसको और दूसरे रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं आपकी बुक से। तो उसी तरह बहुत सारे यूज़र्स को अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं। कोई चीज़ किसी के लिए रिलेवेंट होगी, कोई चीज़ किसी के लिए इरेलीवेंट होगी। बट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का काम या अकाउंटेंट का काम यही है कि वो रिलेवेंट चीज़ें ही इन्वॉल्व करे, मतलब जो कॉमन रिलेवेंट चीज़ें एटलीस्ट वो तो सारी इंक्लूड करे ही करे। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती है जो किसी परमानेंट को ज़रूरत होती है, तो उसमें भी वो इम्पॉर्टेंट है अगर, तो वो उसको इंक्लूड करे। लेकिन कॉमन जितनी भी हैं वो तो उसको ज़रूर ही इंक्लूड करे। तो एक तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है रेलेवेंस। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कुछ रिलेवेंट होनी चाहिए। मतलब उसका जो मुद्दा है, मतलब वो इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड टू द बिजनेस, रिलेटेड टू यूजर्स रिक्वायरमेंट ही होना चाहिए। ओके। और उसके बाद अगर हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। मतलब आपने रिकॉर्ड्स बना लिया, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने डेटा को बना लिया, कुछ भी आपने बना दिया, लेकिन वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस डेटा का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक वो किसी सामने वाले यूज़र्स को समझ में नहीं आता है। तो अगर आपने जैसे लेजर बना लिया, बैलेंस शीट, वो जर्नल बना लिया, तो और बैलेंस शीट बना लिया, काम ख़त्म नहीं। आपकी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो कोई ऐसा बंदा भी समझ सके जो अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अब हमने बात की थी, जो यूज़र्स होते हैं उसमें पब्लिक भी होती है। अब पब्लिक को या गवर्नमेंट भी होती है, तो पब्लिक या गवर्नमेंट को या किसी इन्वेस्टर को इतनी नॉलेज नहीं है अकाउंटेंसी की कि वो सिर्फ उस डेटा को देख करके, लाइक आपने डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिख दिया बस पी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आपने असेट को इतने अमाउंट से माइनस करके दिखा दिया, पर लेकिन जो आपका यूज़र है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, उसको यही नहीं पता चलेगा कि आपने ये जो डेप्रिसिएशन है ये किस तरह से कैलकुलेट किया, या किस तरह का रेट लगाया आपने, आपने क्या किया यहाँ पर। तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन जो है वो अधूरी है, वो उसी डाउट में रह जाएगा कि ये जो चीज़ें कैसे की उसने। तो आपको उसके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए कुछ नोट्स को ऐड करना पड़ता है, कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कुछ वर्किंग नोट्स या नोट्स करके आपको नीचे ऐड करने होते हैं, जिसमें आप उनको, जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स डाली है, अमाउंट्स जो आपने रुपीज़ में लिखे हैं, उनका एक्सप्लेन करते हुए आप कुछ पॉइंट्स लिखोगे। जैसे कि अगर आपने डेप्रिसिएशन है तो आप ये लिखोगे कि डेप्रिसिएशन में मैंने WDV या SLM या जो भी मेथड यूज़ किया है, ये मेथड यूज़ किया है मैंने, और मैंने जो असेट की लाइफ है वो इतनी लाइफ ली है। तो उसकी हेल्प से उन्हें आइडिया लगेगा कि हाँ अच्छा फिर ठीक है। वैसे अगर इंटरेस्ट आप लिख रहे हो इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला, पर लेकिन अगर आप नीचे नोट्स में इंटरेस्ट का रेट मेंशन कर देते हो कि 12% रेट के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट ऐसे ऐसे कैलकुलेट किया है मैंने, उस नोट में आप बना के लिख देते हो, तो वो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। जो बंदा है यूज़र है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है वो चीज़, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेगा उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। ठीक है। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिलायबल बना लिया, जो मतलब सच है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, रिलेवेंट बना लिया, मतलब वो उसी टॉपिक से रिलेटेड या उसी चीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि यूज़र्स को काम आए। ठीक है। और आपने अंडरस्टैंडेबल भी बना लिया, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही यूज़ की, उसी तरह से यूज़ की जो कि यूज़र्स को समझ में आए। अब उसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए। जैसे कि आपने एक ईयर की अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाई, आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चूज़ किया WDV, पर आप नेक्स्ट ईयर में बना रहे हो और आप यूज़ कर ले रहे हो SLM, तो आप जो इस ईयर का डेटा है, 2018 का डेटा है, उसको 2019 के डेटा से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने मेथड अलग यूज़ कर लिया और यहाँ पर आपने मेथड ही अलग यूज़ कर लिया। तो उस केस में क्या है, कंपेरेबिलिटी नहीं हो सकती। तो आपको जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको कंपेरेबल भी रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर में चेंज करना चाहो तो आप बोल रहे हो कि WDV का मैं SLM कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक नोट में, आपको एक तरीके से एक्सप्लेनेटरी नोट्स में ये लिखना होगा कि आपने मेथड को चेंज क्यों किया, और मेथड को चेंज करने की वजह से आपके प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में या बुक्स में क्या इफेक्ट पड़ा, कितने अमाउंट से आपका इफेक्ट पड़ा। ठीक है। आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, उनको जस्टिफाई करते हुए उनको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों किया। ठीक है। और अगर वैसे भी
जैसे मैंने आपको बोला था अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से क्या होता है, आपको अपने मतलब जैसे कि एक टाइल इंडस्ट्री है, उसके ना बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे कंपनी, तो एक जय कंपनी है, एक शिव कंपनी है। जय कंपनी शिव कंपनी दोनों टाइल्स का सेल परचेज करती है, पर लेकिन अगर जय कंपनी को ये जानना है कि जो मेरी कॉम्पिटिटर है शिव कंपनी, वो कितना काम कर रही है, वो भी सेम ही फील्ड में है, उसका कितना रेवेन्यू हो जाता है, कितने खर्चे हैं उसके, तो वो अगर ये जानना चाहती है तो वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखकर जान सके। तो अगर जय कंपनी और शिव कंपनी के जो मेथड्स हैं वो सेम होंगे, तो वो उन दोनों को कंपेयर कर सकती है आपस में, ठीक है। तो इसी के लिए जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या कन्वेंशंस आए हैं, ताकि अगर एक बंदा एक कंपनी बुक्स बना रही है तो दूसरी कंपनी भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से बुक्स बनाए, ताकि दोनों आपस में रिजल्ट्स को कंपेयर कर सके और कंक्लूजन में पहुंच सके कि अरे मुझे इतना कॉस्ट और कम करनी पड़ेगी, या मुझे इतना सेल्स और बढ़ानी पड़ेगी, मुझे अपना बिजनेस में ये खर्चा इन्वॉल्व करना पड़ेगा या ये खर्चा हटाना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें को कंपेयर करके आंसर कर सके अ, अपने जो भी डिसीजन मेकिंग के डाउट्स हैं, या डिसीजन ले सके कोई। ओके। और उसी के साथ एक ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन है, एक एट्रीब्यूट हमारा ये भी हो सकता है कि जो हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो टाइमलीनेस होना चाहिए उसके अंदर। मतलब कि अगर कोई 2018 में ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी रिकॉर्डिंग 2018 में ही होनी चाहिए, 2019 का डेटा 2019 में जाना चाहिए। मतलब टाइम के हिसाब से ही वो ट्रांजैक्शंस की एंट्री होनी चाहिए, तभी वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। मतलब अगर आप 2019 में डाल रहे हो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपकी 2015 में हुई थी, जिससे 2016 में इफेक्ट पड़ा या 2015 में इफेक्ट पड़ा, तो आपको 2019 में उस चीज़ का कोई डालने का कोई वो नहीं होगा, यूज़ फ़ायदा नहीं है उस इन्फॉर्मेशन का। या कोई चीज़ आपकी 2020 में होने वाली है, उसको आप 2019 के डेटा में दिखा रहे हो, तो अभी आपके प्रॉफिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको इस साल जो प्रॉफिट हुआ वही होगा। वो डेटा आपका अगले मतलब किसी और साल का है, वो उस साल में उसको फ़र्क पड़ेगा। इस साल आपको उस पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो चीज़ अभी हुई नहीं है, आपके जेब से पैसे गए नहीं हैं, वो चीज़ आपके पास आई नहीं है। तो इसलिए टाइमलीनेस बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। और फिर उसी तरीके से अगर कंप्लीटनेस की हम बात करें, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे अगर कोई आपने परचेज़ की कोई चीज़, कोई रॉ मटेरियल परचेज़ किया, कुछ भी परचेज़ किया, अब आपको उसका कंप्लीटनेस होनी चाहिए उस ट्रांजैक्शन की। मतलब आपको पता होना चाहिए आपने बैंक से परचेज़ किया, कैश के थ्रू परचेज़ है, या फिर क्रेडिट में अभी आपने परचेज़ कर रखा है, और क्रेडिट में परचेज़ कर रखा है तो उस क्रेडिटर का नाम, या उस बंदे को कितने अमाउंट में क्रेडिट में परचेज़ कर रखा है, और कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि हाँ मैंने एक एसेट परचेज़ किया, पर आपको कुछ नहीं पता कि वो कितने में, मतलब एक्चुअल कितने में आपने वो कितने परचेज़ किया, या फिर किस बंदे से परचेज़ किया, किस सोर्स से परचेज़ किया, तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो टू समराइज, हमारे पास 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। जनरली इसके अलावा और कोई करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं, बट मेनली और मोस्टली यही 6 एट्रीब्यूट्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जिसमें फर्स्ट आ जाता है रिलायबिलिटी, मतलब वेरीफाइबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिसके ऊपर भरोसा हो सके। सेकंड, रेलेवेंट होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कोई लेमैन भी समझ सके कि हाँ क्या कहना चाहते हैं वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए विद इन 2 कंपनीज या फिर विद इन द कंपनी, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर को दूसरे फाइनेंशियल ईयर से भी कंपेयर करा जा सके, और एक कंपनी के अकाउंट्स को दूसरी कंपनी का अकाउंट से भी कंपेयर किया जा सके। नेक्स्ट होता है टाइमलीनेस, मतलब जो जिस टाइम का है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी चाहिए। और कंप्लीट होनी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अकाउंटिंग की। ओके। तो इसी के साथ हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक थियोरेटिकल चीज़ें हैं, वो यहाँ कंप्लीट हो गई। मैंने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ कंपेयर की, मतलब कंप्लीट की है। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो, यानी कि मतलब आप जस्ट एंटर हुए हो, क्लास 11 के स्टूडेंट्स हो, तो एक तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा अच्छे से हर चीज़ कवर हो गई है। इसके बाहर कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी छूटी हो, हर एक चीज़ कवर हो गई है, और हर एक इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाहर कोई चीज़ नहीं है, आपको मेनली हेडिंग्स को याद रखना है, और अंदर का जो डेटा है मैंने आपको समझाया है, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार सुनोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, और फिर वो आपको बहुत सिंपल चीज़ लगेगी, ठीक है। तो इसके आगे और कोई चीज़ नहीं है कुछ। अब नेक्स्ट जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम कुछ बेसिक टर्म्स पे डिस्कस कर लेंगे, लाइक असेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेटर्स क्या होते हैं, जिन पे हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में, पहले के
वीडियो क्लिप्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी और थोड़ा बहुत हल्का सा डेप्थ में भी जनरल में वीडियो के लिए हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मेनली फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाता है क्लास 11th के पर्पज से अगर आप बात करो, और अगर आप जनरल देख रहे हो तो आपके लिए एक मेन थ्योरी जो है अकाउंटिंग की वो कवर हो जाती है। अब जो बातें शुरू होंगी वो हम प्रैक्टिकल लेवल पर शुरू करने जाएंगे, ओके। लाइक टर्म्स भी अगर हम असेट या लायबिलिटी जो पढ़ेंगे वो टर्म्स हमारे अकाउंट्स बनाने में हेल्प होंगी, ओके। तो अभी इस वाली लेक्चर को, इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आप मुझसे स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है, तो आप मुझे कभी भी कमेंट में बताइए। मैं आपको मतलब उसी दिन वो वीडियो बना कर दूंगी, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स रेगुलरली देख रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको कुछ पूछना है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और आगे के वीडियोस के लिए या रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ओके। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।